जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, 5 साल पहले आप क्या कर रहे थे? क्या आज की जिंदगी उससे बहुत अलग है, या वही नौकरी, वही चिंताएं और अंदर ही अंदर एक अधूरी सी ख्वाहिश की काश कुछ बदल पाता है? ये एक ऐसी आवाज है जो हम सब सुनते हैं पर समझ नहीं पाते कि इसका करें क्या। बिल्कुल। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे जेम्स अल्तुशर की किताब रीइन्वेंट योरसेल्फ के जरिए। ये किताब उन लोगों के लिए एक रोड मैप जैसी है जो जिंदगी में कहीं अटक गए हैं, शायद फेल हुए हैं और अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेम्स अल्तुशर कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं है जो सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हैं। सही बात है। ये वो इंसान है जिन्होंने कई बार सब कुछ खोया है, मतलब करोड़ों डॉलर, बिजनेस, घर, यहाँ तक कि इज्जत भी, और हर बार जीरो से खुद को फिर से बनाया। एग्जैक्टली। तो ये किताब किसी थ्योरी पर नहीं बल्कि मैदान की सच्चाई पर आधारित है। इसका कोर प्रिंसिपल है, आज की दुनिया में सबसे जरूरी स्किल डिग्री या नौकरी नहीं है, बल्कि खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ने की काबिलियत है। जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। तो आज हमारा मकसद इस किताब के सिर्फ पॉइंट्स को दोहराना नहीं है, बल्कि उन कोर आइडियाज को अनपैक करना है जो किसी को भी अपनी कहानी का कंट्रोल वापस लेने में मदद कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से। हाँ। किताब का पहला चैप्टर ही एक झटके जैसा है। जेम्स कहते हैं कि जब तक आप अपनी बर्बादी के लिए किसी और को दोष देना बंद नहीं करते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हम अक्सर कहते हैं बॉस खराब है, सरकार की पॉलिसी गलत है, किस्मत ही खराब है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा इंसान का सबसे बड़ा झूठ है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। जेम्स कहते हैं कि ये झूठ हमें एक नापसंद नौकरी, एक खराब रिश्ते में सालों तक फंसाए रखता है। सच तो ये है कि ऑप्शन हमेशा होते हैं, बस उन्हें चुनने के लिए वो हिम्मत चाहिए होती है। और वो हिम्मत इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें लगता है कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा। लेकिन ये मानना बहुत मुश्किल है ना। हाँ। कि कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा। ये सुनने में बहुत अकेला और डरावना लगता है। हमारा पूरा सिस्टम, हमारी परवरिश, सब इसी उम्मीद पर टिकी होती है कि कोई ना कोई सहारा देगा। बिल्कुल, ये डरावना है, लेकिन जेम्स के मुताबिक यही आजादी का पहला कदम है। अच्छा। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि आपकी नाव के कप्तान सिर्फ आप है, उसी पल आप शिकायत करना छोड़कर सवाल पूछना शुरू करते हैं। मतलब आप ये नहीं कहते मैं क्यों फंसा हुआ हूँ? हाँ, आप पूछते हैं मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। और यहीं से री इन्वेंशन का असली सफर शुरू होता है। तो ठीक है, मान लिया किसी ने ये कड़वी सच्चाई मान ली कि जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अक्सर ऐसे पलों में इंसान खुद को काम या सोशल मीडिया में डुबो देता है, शायद उस सच्चाई से भागने के लिए। जेम्स इस बाहरी भटकाव की जगह अंदर की मजबूती पर ध्यान देने की बात करते हैं। सही है। एग्जैक्टली। और ये किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है। जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो तो हम और बाहर भागते हैं। जेम्स कहते हैं नहीं, पहले अंदर की नींव को मजबूत करो। उन्होंने 4 स्तंभों, 4 पिलर्स की बात की है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। अगर इनमें से एक भी कमजोर है तो पूरी इमारत हिल जाएगी। क्या हम इन चारों पिलर्स को थोड़ा और समझ सकते हैं, क्योंकि ये शब्द सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। जरूर। फिजिकल का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है रोज 7-8 घंटे सोना, सही खाना और रोज थोड़ा चलना। ठीक है। मेंटल का मतलब है रोज कुछ नया सीखना, पढ़ना या कोई पजल सॉल्व करना, ताकि दिमाग में जंग ना लगे। अच्छा। इमोशनल का मतलब है टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना और सिर्फ उन लोगों के साथ रहना जो आपको सपोर्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी है। और स्पिरिचुअल का मतलब किसी धर्म से नहीं बल्कि रोज किसी ऐसी चीज के लिए शुक्रगुजार होना जो आपके पास है। ये प्रैक्टिस दिमाग को कमी से हटाकर मौजूदगी पर फोकस करती है। और ये शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब कोई इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से थका होता है तो उसमें नए आइडिया सोचने या रिस्क लेने की ऊर्जा ही नहीं बचती। बिल्कुल। यहीं पर उनका वो आइडिया आता है, यू आर द एसेट। बिल्कुल। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका बैंक बैलेंस या घर नहीं, आप खुद हैं। सही बात है। अगर आप ही टूट गए तो सब खत्म। इसलिए खुद का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, ये सर्वाइवल की पहली शर्त है। जेम्स ने अपने सबसे बुरे दौर में सबसे पहले अपनी इन्हीं 4 आदतों को सुधारा था। जब अंदर से आत्मविश्वास लौटा तभी वो बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो पाए। ठीक है, तो नींव मजबूत हो गई। अब आती है सबसे बड़ी बात जिसपे आज की दुनिया चलती है, स्किल्स। हाँ। जेम्स का एक बहुत बड़ा दावा है कि आपकी नौकरी आपकी सुरक्षा नहीं है, आपकी डिग्री आपकी पहचान नहीं है। सही है। आपको बचाने वाली चीज सिर्फ आपकी स्किल्स हैं। और स्किल्स बनाने के लिए वो एक कमाल का कॉन्सेप्ट देते हैं, आइडिया मसल बनाना। आइडिया मसल। हाँ, जैसे हम जिम में मसल्स बनाते हैं,
वैसे ही दिमाग को आइडिया सोचने की ट्रेनिंग देना। उनका सुझाव है कि रोज 10 नए आइडियाज लिखो किसी भी चीज पर। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि रोज 10 आइडिया लिखो तो मुझे लगा यार ये तो असंभव है। और क्या शुरुआत में बेकार आइडिया लिखना ठीक है? क्या यहाँ क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे जोर है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मकसद दुनिया का अगला बड़ा बिजनेस आइडिया सोचना नहीं है। अच्छा। इसका मकसद है दिमाग को एक सुस्त मांसपेशी से एक सक्रिय समाधान खोजने वाली मशीन में बदलना। जेम्स कहते हैं कि आप ऐसे भी आइडिया लिख सकते हैं, उन 10 पुरानी चीजों की लिस्ट जिन्हें मैं आज ही फेंक सकता हूँ, या 10 लोग जिन्हें मैं आज धन्यवाद कह सकता हूँ, या 10 किताबें जिनके आइडियाज को मिलाकर मैं एक नई किताब लिख सकता हूँ। पहले 3-4 आइडियाज आसान होंगे, अगले 3-4 मुश्किल, और आखिरी 2-3 आइडियाज निकालने में दिमाग का असली पसीना निकलेगा। अच्छा, तो वही असली एक्सरसाइज है। वही असली एक्सरसाइज है। 6 महीने तक ये करने के बाद आपका दिमाग एक आइडिया मशीन बन जाएगा। और इसी से जुड़ा उनका एक और पॉइंट है कि सिर्फ एक स्किल काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब आप 2 या 3 स्किल्स को मिलाते हैं तब आप भीड़ से अलग और यूनिक बनते हैं। इसे स्किल स्टैकिंग भी कहते हैं। बिल्कुल। आज की दुनिया में किसी एक चीज में दुनिया में बेस्ट बनना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आप 2 या 3 चीजों के कॉम्बिनेशन में टॉप 1% में आ सकते हैं। जैसे कोई अच्छा लिखता है, ये एक स्किल है। कोई मार्केटिंग समझता है, ये दूसरी स्किल है। लेकिन जो इंसान अच्छा लिख भी सकता है और उसे मार्केट भी कर सकता है, वो बहुत रेयर और कीमती है। सही बात है। या कोई टेक्नोलॉजी जानता है और उसे बच्चों को पढ़ाना भी आता है, वो एडटेक में कमाल कर सकता है। रीइन्वेंशन का रास्ता यूनिक बनने से आता है, भीड़ का हिस्सा बनने से नहीं। लेकिन यूनिक बनने की कोशिश में या कुछ नया करने की सोचने पर ही वो दिमाग में एक आवाज आती है, फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे। हाँ। ज्यादातर लोग तो इसी डर के वजह से शुरुआत ही नहीं कर पाते। और यहीं पर मानसिकता यानी माइंडसेट का रोल आता है। जेम्स के अनुसार ये डर इस बात का सबूत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अच्छा। जब आप कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, तो दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म आपको डरा कर रोकने की कोशिश करता है। सफल लोग इस डर को एक सिग्नल की तरह देखते हैं। मतलब जिस काम को करने का ख्याल ही आपको असहज कर दे, जैसे किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलने का डर या अपनी नौकरी छोड़कर कुछ शुरू करने का डर। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ उसी डर के दूसरी तरफ है। एग्जैक्टली। जेम्स इसे कहते हैं फियर इज अ कंपस। डर उस दिशा की ओर इशारा करता है जहां आपका विकास छिपा है। जो चीज आपको डराती है अक्सर वही आपके लिए सबसे जरूरी होती है। इसलिए रीइन्वेंशन का असली खेल डर से भागना नहीं, उसे पहचानना और फिर भी एक छोटा कदम उस दिशा में बढ़ाना है। एक छोटा कदम, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव एक झटके में आएगा। हाँ, एक ही दिन में। नई नौकरी, नया बिजनेस। लेकिन जेम्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी रोज की आदतों का नतीजा है। बिल्कुल। आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ते हैं, 10 आइडियाज लिखते हैं और एक ऐसी चीज करते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो 1 साल बाद आप एक अलग इंसान होंगे। सही है। बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वो रोज के 1% सुधार को जोड़ कर आता है। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों से डर जाते हैं, लेकिन रोज का एक छोटा कदम उठाना आसान लगता है। यही आदतों की शक्ति है। हाँ। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है, खासकर हमारे समाज में असफलता का डर बहुत बड़ा। यह विचार भारतीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ फेलियर को एक कलंक की तरह देखा जाता है। ये सुनने में अच्छा लगता है कि फेलियर एक गाइड है, पर असल दुनिया में, खासकर भारत में, एक बड़ी असफलता करियर या रेप्यूटेशन पर एक दाग लगा सकती है। इस सामाजिक दबाव से कोई कैसे निपटे? बहुत जरूरी सवाल है। जेम्स कहते हैं कि आप समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को चुन सकते हैं। यहीं पर नेटवर्क का महत्व आता है। उनका मशहूर कोट है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। और इसका मतलब सिर्फ अमीर लोगों से कनेक्शन बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है अपने चारों ओर एक ऐसा माइक्रो कल्चर बनाना जहां एक्सपेरिमेंट करने और फेल होने को नॉर्मल माना जाता हो। अच्छा। 5 ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपको जज नहीं करते बल्कि आपके आइडियाज पर फीडबैक देते हैं। एक तरह का मास्टरमाइंड ग्रुप। हाँ, आपका मास्टरमाइंड ग्रुप या पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है। जब आपके आसपास के 5 लोग फेलियर को सीखने का एक तरीका मानते हैं, तो समाज का डर अपने आप कम हो जाता है। आपका नेटवर्क आपकी ढाल बन जाता है। और इस नेटवर्क में सिर्फ लेना नहीं, देना भी शामिल है। दूसरों की मदद करना, अपने अनुभव शेयर करना। हाँ,
बल्कि देना पहले आता है। दूसरों की मदद करने से, उनके प्रोजेक्ट्स में वैल्यू ऐड करने से ही भरोसेमंद रिश्ते बनते हैं। जब आप बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते हैं तो जरूरत पड़ने पर पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यही एक मजबूत नेटवर्क की नींव है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार क्या निकलता है? जिम्मेदारी लेना, अपनी शारीरिक और मानसिक नींव को मजबूत करना, रोज आइडिया सोचना, स्किल्स को मिलाना, डर का सामना करना और एक मजबूत नेटवर्क बनाना। हाँ, और इन सब का निचोड़ एक अंतिम मंत्र में है, हालात के शिकार मत बनो, अपने फैसलों के मालिक बनो। बी द चूजर, नॉट द चोजन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल। हर दिन आपके पास दर्जनों छोटे छोटे चुनाव करने का मौका होता है। 15 मिनट टीवी देखना है या 15 मिनट किताब पढ़नी है, किसी की बुराई करनी है या किसी को धन्यवाद देना है, डर कर रुक जाना है या एक छोटा कदम आगे बढ़ाना है। सही बात है। यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर एक साल में एक बड़ा बदलाव लाते हैं और 5 साल में आपकी पूरी पहचान बदल सकते हैं। तो रीइन्वेंशन कोई एक रात का जादू नहीं है। नहीं, ये रोज के हजारों सही चुनावों का नतीजा है। तो जेम्स अल्तुचर की रीइन्वेंट योरसेल्फ का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि आपका अतीत आपकी कहानी को परिभाषित नहीं करता। जिंदगी का कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होता है और बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। छोटे कदमों, सही आदतों और ये मानने से कि आप हमेशा एक बेहतर वर्जन बनने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक सवाल पे आके रखती है। किताब ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन असली काम शुरू करने से पहले किसी को भी खुद से ये पूछना होगा कि मैं ये बदलाव क्यों चाहता हूँ। हाँ, आपका क्यों। जब तक वो क्यों मजबूत नहीं होगा तब तक कैसे जानने का कोई फायदा नहीं। सही है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ सकते हैं, आपकी जिंदगी का वो कौन सा एक छोटा सा हिस्सा है जिसे बदलने से आपको लगता है कि बाकी सब कुछ अपने आप बेहतर होने लगेगा। शायद जवाब वहीं से शुरू होता है।